नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी के चुनावी अभियान के लिए मैं चेहरा रहूंगा। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक की है। और इस बैठक के बाद रावत ने कहा कि मैं उत्तराखंड में चुनाव अभियान का चेहरा रहूंगा। उन्होंने कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। मैं उत्तराखंड में चुनाव अभियान का चेहरा रहूंगा। दिल्ली में बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास हमेशा ये विशेषाधिकार रहा है कि चुनाव के बाद पार्टी बैठती है। कांग्रेस अध्यक्ष को नेता के संबंध में अपनी राय देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष नेता तय करती हैं। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैं चुनाव का नेतृत्व करूंगा, ये हरीश रावत ने कहा। मैंने कहा कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। सर मेरा सवाल होगा, अरे आपको वो खत्म हो गई सर। आपको इतनी बढ़िया गीत अच्छा नहीं लग रहा है? सर सीएम फेस आप होंगे सर। मैं चाहता हूँ ये ना इसमें मेरी मदद करे और इस गीत को जरा सा सीएम फेस आप होंगे। एक मिनट क्या कहेंगे सर सीएम? उत्तराखंड सरकार ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ अन्य पाबंदियां लगाने का विचार कर रही है। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सभी डीएम और सीएमओ को बीमारी से बचाव के उपाय और अस्पतालों में इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं निर्णय लिया गया कि ओमिक्रॉन को लेकर रोज बैठक होगी और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू के साथ पाबंदियां लगाई जाएंगी। साथ ही तय हुआ कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने और टीकाकरण के लिए घर घर सर्वे भी किया जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां हरीश रावत के समर्थकों ने पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट की है और इस बात को लेकर की गई है कि राजेंद्र शाह हरीश रावत पर गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वहीं अब देहरादून शहर के कुछ इलाकों में हरीश रावत के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में साफ लिखा है कि हरीश रावत का डोल चुका ईमान, उनके दिल में बैठा है बेईमान। राहुल जी युवाओं के साथ हाथ दीजिए और उत्तराखंड की कमान। वहीं इस पोस्टर से उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं है। हरीश रावत के बगावती तेवर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पोस्टर के निवेदक के रूप में कांग्रेस युवा मंच का नाम भी लिखा गया है। देहरादून के अंदर कुछ अजीबोगरीब पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये पोस्टर्स बैनर्स किसी कुत्सित मानसिकता के लोगों के द्वारा किया गया है। हद तो तब हो गई जब निवेदक के रूप में उत्तराखंड युवा मंच का नाम लिखा गया है। मैं उन सभी लोगों से जिन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी कायरता भी किया, आपने कम से कम इतना मादा, इतनी मर्दानगी, इतनी दलेरी तो दिखानी चाहिए थी कि आप अगर पोस्टर लगा रहे हैं तो आप अपना चेहरा भी बेनकाब करते और बताते कि आखिर सीना ठोक के बताते, ताल ठोक कर बताते कि ये पोस्टर आपने लगाए हैं। माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हरीश रावत जी के फोटो चस्पा करे हुए ये पोस्टर्स जगह जगह लगाए गए हैं और युवा नेतृत्व को कमान उत्तराखंड की देने की बात कही गई है। तो ऐसे में ये कुत्सित मानसिकता किसी दल विशेष की है जिसका नारा भी युवा नेतृत्व का है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि ये किन प्रदेश में होने वाले चुनाव के नजदीक आते ही अब राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश में सत्ता में दोबारा काबिज होने को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, जिसको लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की हर विधानसभा का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं, वहीं पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच भी जाया जा रहा है। अल्मोड़ा पहुंची विजय संकल्प यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज बीजेपी का प्रदेश में युवा नेतृत्व है और प्रदेश का युवा बीजेपी के साथ है, जो इस बार बीजेपी को 60 पार कर दोबारा सत्ता दे रहा है। बहुत बढ़िया विजय संकल्प यात्रा चल रही है और उत्तराखंड की जनता का मन साफ साफ दिख रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार मतदान करेगी और पहले से अधिक वोटों से या प्रचंड बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की फिर उत्तराखंड में सरकार बनेगी। 70 में से कितनी वोटें आने की? हमारा जो टारगेट है वो 60 प्लस का है। युवा नेतृत्व है, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और 60 प्लस हम आएंगे। इस टारगेट को लेकर हम काम कर रहे हैं। आपको कहाँ देखते हैं सर? आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? या बीटी में है बीजेपी की? वो आम आदमियों में है ही नहीं, वो कुछ खास लोगों। हम बागेश्वर बैजनाथ से हमने शुरू किया था और बागेश्वर, कपकोट, गंगोली हाट, डीडी हाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत होते हुए यात्रा जागेश्वर होते हुए अल्मोड़ा पहुंची है। चूँकि यात्रा के शुभारंभ से, चाहे हरिद्वार से हो चाहे कुमाऊं की यात्रा से हो, मेरा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार का जन सैलाब और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो हमारा लक्ष्य है कि 60 पार, अब की बार 60 पार, वो लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं। गदरपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री के प्रति अशोभनीय टिप्पणी से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और रोष जताया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता हजारीलाल पेट्रोल पंप के पास एकत्र हुए और जमकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के पुतले का शव यात्रा भी निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुस्से का इजहार किया। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव सुरेशी शर्मा ने कहा कि शिक्षा मंत्री जैसे ओहदे पर रहते हुए अरविंद पांडे की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी और अपने शब्दों को तोल-मोल कर बोलना चाहिए। पांडे ने जो माननीय यशपाल आर्य जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, उसकी हम सब कांग्रेस पार्टी के सारा मेरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जिस पद पे वो हैं उनको ये शोभा नहीं देता, उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए और जो भी बात कहें वो उनको बहुत तोल मोल के बात करनी चाहिए कि वो किसके बारे में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कि बौखलाहट जो है उनसे ऐसा करवा रही है, उनको अपनी हार सामने नज़र आ रही है, इसलिए वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। आप विरोध प्रदर्शन इस तरह के करते रहेंगे कब तक? जब तक वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे हम भी बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे। हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की मातृशक्ति संवाद में दिल्ली की विधायक आतिशी ने सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड के तहत महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया, जहां उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तार से चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र ने 55,000 करोड़ के बजट में मात्र 20% सरकार विकास कार्यों में खर्च कर पा रही है और अधिकांश पर सरकारी महकमे के भ्रष्टाचार कार्यों में खर्च किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनाव में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है। आज जो हमने ये समृद्ध संवाद अपनी नारी शक्ति मातृशक्ति के साथ किया, इसमें हमारी युवा नेत्री आतिशी जी ने यहाँ पे एक संवाद स्थापित किया महिलाओं के साथ। और आम आदमी पार्टी हमेशा से ही महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और महिला सशक्तिकरण की हमेशा ही आवाज़ बुलंद रखी है। और जिसका एक जो सबसे ताज़ा उदाहरण है कि हमने जब अभी केजरीवाल जी आए और 14 दिसंबर को, और उन्होंने एक घोषणा करी कि हर महिला को उत्तराखंड की 18 वर्ष से जो ज़्यादा की महिला हैं उन्हें 1000 रुपये जिस दिन हमारी सरकार आएगी उनके अकाउंट में पहली तारीख को 1000 रुपये पहुंच जाएंगे, कि जिसके लिए मतलब ताकि उन्हें अपने चाहे वो पति हों, चाहे बेटे हों, चाहे भाई हों, उनके आगे हाथ ना आगे बढ़ाना पड़े। देखिए, मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ विकल्प की तरह ही नहीं, एक संकल्प की तरह आ रही है। और ये कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और इसके लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इसके बचाव के लिए नगर के बीटी पांडे अस्पताल में कोविड वार्ड पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया है। साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया है, जिसको देखते हुए अस्पताल में कोविड को लेकर किए गए इंतजाम परखने के लिए गुरुवार को बीटी पांडे अस्पताल में मॉक ड्रिल भी की गई। का इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसमें सबसे ज़रूरी है पीएसए प्लांट। जो ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा 500 एलपीएम का लगा हुआ है, आज मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम उसको लगातार खोलना है हमको, और हर 3 घंटे में हमको उसकी मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि उसमें कितनी शुद्ध ऑक्सीजन आ रही है, कितनी परसेंटेज आ रही है, वो उसका रिकॉर्ड हमको रखना है और उसको पूरे वार्ड्स में हमको उसको खोलना है। और हर वार्ड में हम ऑक्सीजन आज डायरेक्ट उसी से सप्लाई देंगे, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो जनरल वार्ड हो, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड हो, जीरेटिक वार्ड हो, सभी को देंगे। दूसरा, हमारे पास जितने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए हैं और उन्हीं को हमने दोबारा से निकाल के उनकी साफ़ सफाई, उनका इस्तेमाल और वो कैसे चल रहे हैं उसको हम लोगों ने ये देखा है। और तीसरा, हमारा वेंटिलेटर्स और उसके बाद जितने भी हमारी कार्डियक आईसीयू की मशीनें हैं जिसमें बाईपैप है और भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल आज हम दोबारा से सभी को इसके रिहर्सल कर रही है। सर, यह कैसा है? हाँ, पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। जो हमने एसडीयू वार्ड्स पहले जो बनाए थे वो भी बना दिए हैं, और जैसे हम लोगों ने अपने आइसोलेशन जो होम आइसोलेशन है और जो आइसोलेशन हम लोगों ने पहले आपके मल्लीताल और तरीताल सूखाताल में लिया था हम लोगों ने, उसको उसी तरीके से बेड्स भी हमने अवेलेबल करा दिए हैं। अगर कोई मरीज है जिसको अगर हमको आइसोलेट करना है तो उसको भी हम रखें, और कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दे पाएँ। उसके लिए हम लोग सैंपलिंग हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, सैंपलिंग कर रहे हैं हम लोग और पूरा मरीजों को। प्रदेश में लगातार अवैध खनन का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन पर प्रशासन और वन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया अवैध खनन करने में जुटे हुए हैं। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में टोल प्लाजा के पास वन विभाग ने अवैध खनन में लिप्त एक ओवरलोड ट्रक को पकड़ा है, जिसमें रेता भरा हुआ था। वन विभाग क्षेत्राधिकारी पतुरामपुर आनंद रावत ने बताया कि अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज डीएफओ के नेतृत्व में रेत से भरा एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिसके पास न ही परमिशन थी और न ही रॉयल्टी थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। की बात है, करीब 3 बजे करीब डीएफओ साहब के महोदय के नेतृत्व में कुंडा के पास एक डंपर 12 टायरा पकड़ा गया, जिसका वाहन संख्या है यूपी 21 सिटी 2198। ये अवैध रूप से जो है रेता वहन कर रहा था, जो कोसी नदी या कहीं और नदी से लेकर आ रहा था, जिसको कुंडा चौराहे के पास पकड़ा गया। उसको
बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से रुक करते हैं तमाम अहम खबरों का। विधानसभा झबरेड़ा में लगातार विकास कार्यों की गति बढ़ रही है और उसी कड़ी में झबरेड़ा के गांव खाता खेड़ी में आज बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने 52 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास फीता काट कर किया। ये पहली सड़क रविदास मंदिर से लेकर खाता खेड़ी तिहराई तक बनेगी और दूसरी सड़क खाता खेड़ी से देवपुर तक बनाई जा रही है। वहीं विधायक ने जानकारी दी कि आजादी से पहले और आजादी के बाद ये सड़क पहली बार बनेगी, जिसका सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों सड़कें पूरी गुणवत्ता के साथ बनाई जाएंगी और अगर 3 साल तक सड़क में खरोंच भी आती है तो इसकी भरपाई संबंधित ठेकेदार और विभाग करेगा। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज खाता खेड़ी गांव में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर से लेकर के खाता खेड़ी तिराहे तक, ये आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अभी तक सड़क नहीं बनी। ये दुर्भाग्य है और ये सौभाग्य मुझे सतगुरु रविदास जी की कृपा से, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की कृपा से, अपने मतदाताओं की कृपा से ये आशीर्वाद मुझे मिला कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो सड़क ना बनी हो उसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये 2 सड़कें हैं 20 लाख रुपए की लागत से, ये जिस सड़क का मैंने उद्घाटन किया है ये, और प्लस जो दूसरी सड़क है खाता खेड़ी से देवपुरा तक, वो 32 लाख रुपए की लागत से, कुल मिलाकर के 52 लाख रुपए की लागत से ये दोनों सड़कें बनाई जा रही है। और मुझे भरोसा है कि ये सड़कें जो खाता खेड़ी गांव है इसके डेवलपमेंट के लिए, सुविधा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं ग्रामवासियों को दे रहा हूं
ये दोनों सड़कें बहुत महत्वपूर्ण थी। अब इन दोनों सड़कें जो है 1 महीने के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। और मैंने ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं, विभाग के जेई और एई को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़क में 3 साल तक यदि खरोच भी आई तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, वो पुनः उसे करेगा। हर तरह से गुणवत्ता परक ये सड़क। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के बारे में चर्चा हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष पार्टी नेता अविनाश पांडे ने कहा कि पैनल की पहली बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राज्य में नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई। पांडे ने एएनआई को बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने कहा कि आज उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई है, जिससे कि अब तक 40 सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया जा चुका है। आज सुबह से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु एवं इसमें सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवारों को किस प्रकार से कांग्रेस के ओर से हम जनता के बीच में उतार सकें, उनका चयन संबंधित प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा विमर्श की गई। आज की मीटिंग सुबह स्क्रीनिंग कमेटी की ये प्रथम बैठक थी। इसमें आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चयन समिति द्वारा किस प्रकार से प्रक्रिया को अंजाम देना है, उस विषय में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं हमारे जो अन्य सभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सह प्रभारी और चयन समिति के सदस्य, इन सब की उपस्थिति में अलग अलग मीटिंग के माध्यम से हमारे यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रकोष्ठ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सम्मान्य डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स। उत्तराखंड के नैनीताल में व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगरपालिका द्वारा नए कर वसूलने की तैयारी के विरोध में एक बैठक का आयोजन कर नगरपालिका के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी पहले से ही करों के बोझ तले दबे हुए हैं और नगरपालिका द्वारा व्यापारियों पर नया कर लगाने की तैयारी की जा रही है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन नेगी ने कहा कि नगरपालिका द्वारा जो व्यापारियों पर नया कर लगाने की तैयारी की जा रही है, उसको पालिका ने वापस लिया है, तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। तो हमारे व्यापारियों का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा जो लाइसेंस पद्धति लागू की जाए उसे रखी जाए और नगर पालिका द्वारा इस संबंध में कोई लाइसेंस पद्धति स्वीकार नहीं है। क्या नगर पालिका ने किस तरह की लाइसेंस पद्धति रखी और क्या नगर पालिका ने हर छोटे से छोटे व्यापारी पे और बड़े से बड़े व्यापारी पे, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स है, चाहे लोहा से हो, चाहे बार्बर की दुकानें हैं, सब पे एक लाइसेंस शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका हम सब लोगों ने पहले विरोध दर्ज कराया है। आज सारे व्यापारियों की इसमें सहमति दी गई है। क्या असर पड़ेगा इससे व्यापारियों पर? व्यापारी पे एक अतिरिक्त तो बहुत पड़ेगा ही पड़ेगा और दूसरा दोहरी लाइसेंस पद्धति लागू हो जाएगी, एक राज्य सरकार की और एक नैनीताल नगर पालिका की। अगर नगर पालिका ने मांगे नहीं मानी तो आगे क्या करेंगे? व्यापारी आंदोलन लालकुआं कोतवाली पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर बैरियर के पास से लगभग 107 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के संबंध में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि युवक की पहचान नासिर उर्फ गुड्डू, थाना शहजादनगर, जिला रामपुर, यूपी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी नासिर से हुई पूछताछ का हवाला देते हुए बताया कि वो स्मैक को उत्तर प्रदेश के रामपुर से खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हल्द्वानी, लालकुआं,
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के क्षेत्र में युवाओं को बेचने के लिए लाया है। और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए उक्त अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। मामला हमारे संज्ञान में है। अभी इस बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन इसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में वीरभद्र रोड पर एम्स के खिलाफ एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि एम्स के सुरक्षा अधिकारी और सुपरवाइजर सुरक्षाकर्मी का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं। शिकायत करने पर करीब 2 दर्जन सुरक्षाकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। सबसे बड़ा आरोप ये है कि नए सुरक्षाकर्मियों को भर्ती करने के लिए विवाद कर पुराने सुरक्षाकर्मियों को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे कि नए सुरक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए एजेंसी अच्छी खासी रकम भी वसूल रही है। नौकरी से निकाले गए सुरक्षाकर्मियों ने एसडीएम को भी पत्र देकर अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। शारीरिक शोषण करते हैं हमारे साथ। 2 घंटा की ड्यूटी लगाई जाती है चाय पीने पर, और उसके प्लस बैठे पाए जाने पर भी हमारी 2 घंटा की ड्यूटी लगाई जाती है। और मैं ड्यूटी के दौरान मुझे निकाला गया, इन्होंने 2 एब्सेंट था मैं एक दिन, उसके कारण मुझे इन्होंने ड्यूटी से निकाला, अन्यथा मेरी कोई गलती नहीं थी। ये लोग इस तरह करते हैं, अपना किसी को भी बाहर निकाल देते हैं और दूसरे आदमी को अंदर करते हैं, उससे पैसे ले जाते हैं, 30-40 हज़ार रुपये ले जाते हैं। हाँ, ये लोग यही करते हैं सभी अंदर। तो ये जो इसमें आपने लिखा हुआ शारीरिक शोषण है, वो किस तरीके से करते हैं? शारीरिक शोषण करते हैं, 2-2 घंटा की ड्यूटी देते हैं, और उसके बाद प्लस ये लोग लेट आने पर, मतलब कि जरा सा भी अगर 2 मिनट भी कोई लेट हो जाता है तो उसके ऊपर इन्होंने 2 घंटा की ड्यूटी का चार्ज लगाया जाता है, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उसका कुछ साथ कुछ भी हो जाए। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।